सो अगर आपके बाल 10, 15, 20, 50 झड़ते हैं रोज़ तो आपको वरी नहीं करना। इसका ये मतलब नहीं कि आपके बाल एक्सेसिवली झड़ रहे हैं। हमारे सबके बाल ग्रोथ साइकिल में जाते हैं। सो थोड़े महीने बाद झड़ेंगे तो ही नए आएंगे। सो इसको ग्रोथ साइकिल कहते हैं। सो इसको देख के हर बारी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। टाइफॉइड, वायरल, जॉन्डिस, कोई भी सिवियर स्ट्रेस हो बॉडी में, उसके 90 दिन बाद हमारे बाल झड़ते हैं। कोल्ड हेयर ड्रायर ठीक है, नो प्रॉब्लम। हॉट बहुत नहीं होना चाहिए और पुल नहीं होना चाहिए। टग करोगे तो वो बाल का जो फाइबर है, जो आपका शाफ्ट है, वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो वो नहीं करना। जस्ट टू ड्राई इट बार बार से विदाउट पुलिंग कर लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ऑयलिंग ज़्यादा, हॉट ऑयल, हॉट स्पाज, ये सब नहीं हेल्प करते, बिकॉज आपकी नरिशमेंट आपके बाहर से नहीं जा रही। जो जा रही है वो आपके अंदर से जा रही है। जो आप न्यूट्रिशन खा रहे हो, आपके खाने से आपके बाल आ रहे हैं। बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। हम सबके बाल झड़ रहे हैं। हम सभी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आज इसी पर बात जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट यानी त्वचा रोगों की माहिर डॉक्टर मल्लिका सचदेवा जी हमारे साथ हैं। पिछले 33 सालों का एक्सपीरियंस है उन्हें इस फील्ड में। उनसे बात करते हैं, बालों का झड़ना हम रोक सके, उनसे हम जानेंगे। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। सबके बाल झड़ रहे हैं मैम, मेरे भी झड़ रहे हैं। और जब झड़ना शुरू होते तो कई बार हम मौसम देखते हैं, अच्छा बारिश है तो बाल झड़ रहे हैं, या ठंड है अभी तो झड़ेंगे। सो क्या ऐसा कुछ होता है? बट सबसे पहले तो बाल झड़ते क्यों हैं हमारे? हाँ, नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता कि बाल कोई सीजनल झड़ते हैं या कोई बारिशों में झड़ते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई ऐसे तो चेरापूंजी या जहाँ पे बारिश होती रहती है तो वहाँ तो सबके बाल गंजे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बाल झड़ना एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्राइटेरिया होता है बाल झड़ने का। नॉर्मल लोग 50 to 100, 50 से 100 बाल रोज झड़ा सकते हैं बिना कोई कंप्लेन, बिना कोई फर्क दिखे। इसको नॉर्मल हेयर शेडिंग कहते हैं। सो अगर आपके बाल 10, 15, 20, 50 झड़ते हैं रोज तो आपको वरी नहीं करना। इसका ये मतलब नहीं कि आपके बाल एक्सेसिवली झड़ रहे हैं। हेयर का एक साइकिल होता है, फॉल ग्रोथ। 15-18 साल तक तो बच्चों के बाल उगते उगते रहते हैं क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। आफ्टर दैट हमारे सबके बाल ग्रोथ साइकिल में जाते हैं। सो थोड़े महीने बाद झड़ेंगे तो ही नए आएंगे। सो इसको ग्रोथ साइकिल कहते हैं। सो इसको देख के हर बारी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हर पेशेंट जो हमारे पास आता है किसी और प्रॉब्लम के लिए भी आता है ना, उसका एक कंप्लेंट ये ऐड ऑन होता है कि मेरे बाल भी झड़ रहे हैं। एंड हमें कन्विंस करना पड़ता है कि ये नॉर्मल शेडिंग है, पैनिक मत करो। नहीं तो हमारी प्रैक्टिस तो 4 गुना बढ़ जाए, बिकॉज सबके ही फिर झड़ते हैं। सो एक है हमने कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। सो अगर नॉर्मल है तो भूल जाइएगा, 4-6 महीने में वो साइकिल नेचुरल हो जाता है एंड ठीक हो जाता है। अब आते हैं कारण क्या है। कारण बहुत हैं। कारण बीमारियां हेयर फॉल में एक होती हैं जिनको हम कहते हैं टीलोजिन एफ्लूवियम। वो होता है जो नॉर्मल बाल झड़ता है जब हम बीमार होते हैं उसके 3 महीने बाद। बीमारी किसको कहते हैं? इवन प्रेगनेंसी हो जाए, अबॉर्शन हो जाए, डाइटिंग कर लो, इमोशनल स्ट्रेस हो जाए, कोई आपको जैसे कोविड में हुआ था, कोविड के 3 महीने बाद बाल झड़ते हैं। इतने लोगों के झड़े बिकॉज कोविड के दौरान इतना स्ट्रेस हो गया था बॉडी में कि हमारे बाल उस दौरान बनने बंद हो गए और 3 महीने बाद झड़ने लगे। फिर चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफॉइड, वायरल, जॉन्डिस, कोई भी सिवियर स्ट्रेस हो बॉडी में, उसके 90 दिन बाद हमारे बाल झड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि 90 दिन बाद, यानी कि ऐसा नहीं कि आज आपको बीमारी हुई, आपने ट्रीटमेंट लिया तो अब बाल झड़ने शुरू हो गए। हो सकता है आप ठीक हो गए हैं, 30 दिन 90 दिन बाद बाल झड़ने तो आपको अचानक लगा कि तो हेयर फॉल शुरू हो गया। आप लुक बैक देखोगे तो यू कैन एग्जैक्टली पिन पॉइंट कि 90 दिन पहले आप बीमार हुए थे, उस दौरान बाल बनने बंद हो गए थे, उनको 90 दिन लगे हैं बाहर आने को और अब वो झड़ रहे हैं और वो फिर झड़ेंगी। उनको देख के पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको आप वापस नहीं भेज सकते। आपका प्रोसेस होना चाहिए। एक तो कई बारी नेचुरली आ जाते हैं वापस, नहीं आते तो हमें दवाई दे के वापस लाना पड़ता है। कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की, B12, विटामिन डी, वो सब हमको टेस्ट करके, थायराइड की, मेन थिंग तो मैं भूल गई, थायराइड के पेशेंट्स सबसे ज़्यादा बाल उनके झड़ते हैं बिकॉज थायराइड में कमज़ोरी हो जाती। सो डायग्नोसिस करके फिर उसकी हम ट्रीटमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉज। ठीक है, सो वो तो हो गया एक टीलोजिन। फिर होता है एक हार्मोनल। आजकल बच्चों को PCOD बहुत हो रही है हार्मोनल के कारण, बिकॉज उनके फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो उनके बाल उसके कारण झड़ते हैं। तो हमें हार्मोन्स ट्रीट करने पड़ते हैं, PCOD ट्रीट करना पड़ता है, वो एक दूसरा कॉज आ जाता है। फिर बच्चों बॉयज़ में होता है गंजापन, जिसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। हर बच्चा के फैमिली में कोई ना कोई ज़रूर होता है, या उसके पेरेंट्स जिसको गंजापन होता है, उनको यंग एज में 18 के बाद गंजापन आने लगता है, वो एक हेयर फॉल का रीज़न है।
उसका ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होता है बिकॉज वो हार्मोनल होता है। उसका ट्रीटमेंट हम अकॉर्डिंगली करते हैं, बालों को हेल्प करते हैं। लेटर स्टेज में किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है, वो डिपेंड करता है कितना है। सो ये तीसरा कारण होता है। फिर होता है एक स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग मीन्स जब स्कैल्प पे बीमारी हो, उस कारण बाल जो स्किन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें बाल आने के चांसेस नामुमकिन होते हैं। सो उसमें यू हैव टू डायग्नोज कि टाइम सर पता चल जाए ताकि दवाई दे के उस प्रोसेस को रोक सकें। वो आगे फिर हो सकता है तो उस प्रोसेस को भी आगे जब हो पेशेंट को समझाओ कि अगर आगे आपको कोई इचिंग या फॉल हो जाए तो टाइम सर आ जाना। सो वो एक अलग तरह का हेयर फॉल होता है। फिर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, इसको एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। जो लोग कहते हैं कीड़ा लग गया सिर में, वो गलत है, कीड़ा नहीं लगता, बट वो पैचेस बन जाते हैं दाढ़ी में, सिर पे। उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। वो उससे बाल आ जाते हैं बट उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। सो हेयर फॉल एक इतना बड़ा चैप्टर है जिसमें कोई अंत नहीं है। कॉज ढूंढो, ट्रीट करो। सो मेजॉरिटी में आप जब कॉज ही ठीक हो जाता है, आप उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल फूड, दवाइयाँ दे दो, डायग्नोसिस थायराइड का कर दो, उसकी दवाई शुरू कर दो, तो यू कैन हेल्प डिपेंडिंग ऑन कि बीमारी ठीक है। एक चीज जो मैंने नोटिस की, आपने कहा कि 50 से 100 बाल झड़ते नॉर्मल है, लेकिन आपने झड़ते हुए तो देख लिए, जो आए वो तो हमें दिखते नहीं है, तो वो हम शायद इसलिए हम डर जाते हैं। कब बाल झड़ते देखकर हमें डरने की जरूरत है कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए? जब एकदम जैसे कहा 100 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे प्रेगनेंसी के बाद और वो हील 3 महीने के बाद, बच्चे की 3 महीने होने के बाद झड़ने लगते हैं, बट वो स्टेबल ना हो, 2-4 महीने के बाद झड़ते ही रह जाए। जब आपकी हेयर लाइन थिन होने लगे, आपकी पार्टीशन खुलने लगे, जब आपको अपना स्कैल्प दिखने लगे, इसका मतलब वो वाकई बियॉन्ड नॉर्मल में चला गया है। फिर टाइम टू पैनिक, टाइम टू स्टार्ट ट्रीटमेंट बिफोर कि बहुत लेट हो जाए, बिकॉज हमको तब पता चल रहा है कि अब वो चला गया बियॉन्ड जो हमारे कंट्रोल में था। नॉट ओनली क्वांटिटी, इवन क्वालिटी ऑफ हेयर में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आपके बाल पतले होने लगते हैं, वायरी हो जाते हैं, वीवी हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। सो यू कैन मेक आउट कि जहाँ आपका पोनीटेल इतनी मोटी थी अब इतनी पतली हो गई है। सो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों हमें बता देता है कि आपके बाल का स्ट्रक्चर खराब हो गया। कई लोगों के बिल्कुल स्ट्रेट बाल होते थे, आप देखो सडनली कर्ली होने लग गए हैं, वीवी होने लग गए हैं, इसका मतलब कि क्वालिटी में गड़बड़ आ गई है। कई बीमारियां हेयर रूट्स की, शाफ्ट्स की भी होती हैं, वो कभी कभी बिल्कुल वायरी हो जाते हैं। दोज आर शाफ्ट डिफेक्ट्स, वो अंदर नहीं है, वो शाफ्ट में प्रॉब्लम होती है। वो डायग्नोसिस एक अलग होता है। सो जो डॉक्टर है उसने इन्वेस्टिगेट अकॉर्डिंगली करना है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, एक तो डॉक्टर पहले स्कैल्प देखेगा कि स्कैल्प्स हेल्दी है कि नहीं। डैंड्रफ, जैसे हमने डैंड्रफ हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कोई स्किन में ब्लू कलर के पैचेस हो गए हैं, तो वो डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस के बाद हम एक डर्मेटोस्कोपी करते हैं, या स्कैल्प की ना, इसको ट्राइकोस्कोपी कहते हैं। इट्स एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं कि हमें पता चल जाए कि कारण क्या है, कोई डिफेक्ट है। उसके बाद हम ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं। उस इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्प मिलती है कि अब हम कारण क्या था, क्या रेक्टिफाई करें। उसके बाद हम उसकी दवाई देते हैं। अगर कोई PCOD हो, जैसे हार्मोनल डिफेक्ट हो या बॉल्डनेस हो, हम उसकी ऐड और करते हैं। फिर प्रोसीजर्स आ गए, अब उसके ऊपर हम आजकल डर्मा रोलर्स करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट्स होते हैं, वो सर्जिकल होता है, लेजर्स होते हैं हेयर के लिए। सो वो फ्लो उसमें आ जाता है डिपेंडिंग ऑन कि हमने रिक्वायरमेंट क्या थी। अपनी कुछ गलतियों के कारण भी बाल झड़ते हैं? बिल्कुल, बहुत बच्चे आजकल, बिकॉज आप अपने बालों को ट्रॉमेटाइज इतना करते हो, आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, आप कर्लिंग आयरन्स यूज कर रहे हो, स्ट्रेटनिंग आयरन्स यूज कर रहे हो, स्प्रेज यूज कर रहे हो, हॉट ड्राइंग इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, सब कुछ करने से प्रॉब्लम होती है। आप अपने शाफ्ट्स को तो आप बर्न कर रहे हो ना, आप हीट इतना दे रहे हो कि एक पॉइंट आ जाता है कि आप अपने स्कैल्प को भी बर्न कर लेते हो, आप बालों को भी बर्न कर लेते हो, बाल टूटने लग जाते हैं। सो ये प्रोसीजरल जो काम होता है एक्सेसिवली, कभी कभार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रिपीटेडली एक हद होती है कि बाल कितना एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। सो वो आप, यू हैव टू ट्रीट योर हेयर विद रिस्पेक्ट कि उतना करो। ऑयलिंग ज़्यादा, हॉट ऑयल, स्पाज, हॉट स्पाज, ये सब नहीं हेल्प करते, बिकॉज आपकी नरिशमेंट आपके बाहर से नहीं जा रही। जो जा रही है वो आपके अंदर से जा रही है, जो आप न्यूट्रिशन खा रहे हो, आपके खाने से आपके बाल आ रहे हैं, आपका माइंड सेट से आ रहा है, आपका माइंड कितना रिलैक्स्ड है, आप कितना अपना स्लीप पूरा करते हो, आप ये सारे होलिस्टिकली देखना होता है, उससे आपके बाल उगते हैं, ना कि आप जो बाहर से दे रहे हो। मैं तो हंसती हूँ कई पेशेंट को कि आपने अगर कुछ खुराक ही देनी है, उसको तेल क्यों दे रहे हो, मटर पनीर और बटर चिकन दो ना अगर आपने फूड देना है, बिकॉज आप उसको खुराक समझ रहे हो, ऑयल खुराक थोड़ी ना है, वो नरिशमेंट आपके अंदर से आनी चाहिए। सो यू हैव टू ट्रीट इट एज इंटरनल
न्यूट्रिशनल, डॉक्टर से जो बीमारी है उसको सॉर्ट आउट करो। इवन आपके शैम्पूज, क्वालिटी शैम्पूज यूज़ करो, डोंट कीप चेंजिंग शैम्पूज जो आपको सूट करता है। शैम्पू आपके बालों को ग्रो नहीं करेगा और ना ही आपके बालों को झड़ाएगा। लोगों को लगता है आज मैंने शैम्पू लगाया, कल मैम आपने इस शैम्पू दिया उससे मेरे बाल झड़ने लगे। नहीं, जैसे मैंने कहा 90 दिन लगते हैं बाल झड़ने को, उगने को भी इतना टाइम लगता है। अगर आप कहो कि आज ही मैंने दवाई शुरू कर दी और मेरे बाल दिख जाए, नॉट पॉसिबल। आफ्टर ऑल 2-3 महीनों में आपकी जड़ बाहर आएगी, फिर दिखेगी, फिर ग्रो करेगी। ग्रोथ भी हमारी जो होती है 1 महीने में 1 सेंटीमीटर रुकती है। सो अगर एक बार ले आओ तो उसको लंबे होते होते भी टाइम लगता है। बिल्कुल। सो एवरीथिंग इज अ स्लो प्रोसेस बट इट हैज़ टू बी ट्रीटेड एज अ होल। बालों के उगने से मुझे एक सवाल याद आ गया, क्या सेम सब एज में एक ही तरह से बाल उगते हैं नहीं, सबके? ऑब्वियसली नहीं या होते। एज के अकॉर्डिंग बालों का उगना बदल जाता है? बदल जाता है। वो तो यंग एज में फास्टर है, क्विकर है, और रिप्लेसमेंट ऑफ हेयर भी आप जैसे अगर आपके 100% चले गए तो आप यंग एज में वो ले भी आ सकते हो। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है आप उसके बाल उतने जल्दी तो नहीं उगते, उतनी क्वांटिटी भी नहीं वापस आती, पर उगते हैं। उगते जरूर हैं। 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में भी आपके नए बाल आ रहे हैं। आप इस बात की कहें तो मेरे एक कॉज ऑफ हेयर फॉल जो हम भूल गए थे, उसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, जो हम मैच्योर वुमेन में देखते हैं। आप देखोगे जैसे लेडीज 50 और मेनोपॉज में जाती हैं, जैसे आदमी गंजे होने लगते हैं, विमेन के भी बाल, फ्रंटल हेयर कम होने लग जाते हैं। आप देखोगे आगे से बाल उनके कम होते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आप मैच्योर लेडीज में, जो बहुत लोगों को अपसेट करता है। आप देखोगे बहुत लेडीज में होता है। बिल्कुल, 45-50 साल में जब मेनोपॉज हो रहा होता है, या हो चुका हो, तो इसके बाद विमेन जो है बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रही है। बिल्कुल, फ्रंटल हेयर वो आगे से जैसे आदमी गंजे होते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अवेलेबल है। लोग सोचते हैं कि अब कोई ज़रूरत नहीं, अब तो हमने बुढ़ा, नहीं, उसमें भी अब इलाज बहुत अवेलेबल है। जैसे कि दवाइयों के साथ ही लगाने की आजकल इतने हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं जिसमें प्रोटीन्स, बिल्कुल उसमें उतने तो नहीं आएंगे जितने बच्चों में आते हैं, बट कंफर्टेबल ज़रूर हो जाता है। सो गिव अप नहीं करना, ये नहीं कि फॉरगेट अबाउट इट कि अब मैं बुढ़ी होगी, नहीं नहीं, यू कैन ब्रिंग बैक हेयर, लेस, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट सब कुछ, मेनोपॉज का ट्रीटमेंट, बाल आ जाते हैं। तो उसको बहुत ज़रूरी पार्ट ऑफ वुमेन है, बिकॉज आप देखोगे कि बहुत कॉमन है। इसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, बहुत कॉमन है। सो नॉट ओनली आदमियों की गंजापन, हम लेडीज़ के गंजापन को भी ट्रीट कर सकते हैं। राइट। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? कोल्ड हेयर ड्रायर ठीक है, नो प्रॉब्लम। हॉट बहुत नहीं होना चाहिए और पुल नहीं होना चाहिए। टग करोगे तो वो बाल का जो फाइबर है, जो आपका शाफ्ट है, वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो नहीं करना। जस्ट आपने जस्ट टू ड्राई इट बार बार से विदाउट पुलिंग कर लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट गर्म करोगे तो आप डिहाइड्रेट भी कर रहे हो, पुल करोगे तो आप बालों को तोड़ रहे हो। कभी कभार कर लिया, नो प्रॉब्लम। जिनके बहुत थिक क्वालिटी हेयर होते हैं वो तो तब भी हैंडल कर लेते हैं, बट जिनके फाइन हेयर होते हैं वो तो आप ब्रेकेज करके छोड़ दोगे। और अब बाल अच्छे आए, अच्छे उगे, अच्छी ग्रोथ हो, उसके लिए खाएं क्या? सो न्यूट्रिशनल, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट। कुछ खास चीज़ें आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये डाइट में शामिल करें तो ये हेयर ग्रोथ में मदद करेंगी? नहीं, मैं सबको कहती हूँ हमारी इंडियन डाइट इतनी अच्छी है कि हम सब कवर कर लेते हैं। हम लोग सब्जियाँ, दाल, दूध, दही, अंडे, चिकन, फिश, फ्रूट सब खाते हैं, इसमें बचा ही नहीं कुछ। आप अब्रॉड देखोगे उनकी सब्जियां प्रॉब्लली 3-4 ही रहती हैं, हम तो सब कुछ खाते हैं। वो दाल नहीं खाते। दाल इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जितना मर्जी दाल खाओ। सब हमारे में एक बैलेंस डाइट है। सो आप जो घर में रोटी सब्जी खाते हो वही खानी है। ये एक्स्ट्रा जो हम फ्लैक्स सीड, वो सीड, ये चिया सीड्स हम सोचते हैं कि हम ऐड ऑन कर रहे हैं, सनफ्लावर सीड्स, ये पहले नहीं थे, अब आए हैं। हमारे पेरेंट्स के बाल हमारे से बेहतर हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग बेटर है, बिकॉज वो हेल्दी फूड, नेचुरल और बैलेंस्ड फूड खाते थे। खाओ ये सब चीज़ें, बट अपने बेसिक डाइट को मत भूलो। सो आप कहो कि मैं आपको डाइट लिस्ट दूंगी, ना, बिल्कुल भी नहीं देने वाली। हमारे खाने में सब कुछ है। प्रोटीन देखोगे तो दूध, दही, दाल, पनीर, मशरूम, सोया, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट, अंडा, चिकन, फिश हम खाते हैं। मिनरल्स में देखो सब कुछ खाते हैं। वेजिटेबल्स भरा हुआ है। पल्सेस सीरियल्स हम दालों पे हैं। हम नॉन वेज खाते हैं, हम दूध पीते हैं, हम क्या नहीं खाते? इससे ज़्यादा और क्या खा सकता है बंदा? इस पे ध्यान देना है। हाँ, अपने डाइट नॉर्मल अच्छी क्वालिटी, डाइटिंग मत करें, अपनी प्रॉपर मील्स खाएं। जो एड ऑन जो मैं विटामिन मिनरल्स होती है वो डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट के डाइट में क्या, जब हम टेस्ट करते हैं ना पेशेंट्स के आयरन, B12, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, वो सब टेस्ट करते हैं। उसमें जो जो कमियां आती हैं वो हम ऑफ कोर्स एक्सटर्नली ऐड करेंगे।
प्रोटीन्स की कमी है तो प्रोटीन्स को प्रोटीन शेक ऐड कर लेते हैं. सो वो तो हम पर पर्सन, बट आप ओवरऑल पॉपुलेशन को बोलो, यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा. राइट. देयर इज नथिंग यू नीड. जाते जाते जो बेचारे बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स, शॉर्ट टिप्स. इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. स्टिक टू इतना मुश्किल नहीं मुश्किल नहीं है. अपना नॉर्मल शैम्पू, अपना कंडीशनर इफ रिक्वायर्ड, सीरम जस्ट कंडीशन करने के लिए, दैट इज ऑल यू नीड टू डू ऑन अ रूटीन. फ्रीक्वेंट हेयर वॉश करो so that your scalp is clean. Eat well, sleep well, no stress, exercise, and if and when you have a problem, doctor से suggest दवाई लेके उसको solve करो. Every disease is solvable except one or two, but most of it, if you go to the right person, please go to the right person, go to the dermatologist who knows who they are, not to a beautician or a cosmetologist who doesn't know what it is. ये बहुत ज़रूरी है because आपकी problem को diagnose करना बहुत ज़रूरी है. बट रूटीन में इट इज़ लाइक द स्किन, यू डोंट नीड एनी मेंटेनेंस. आप हमारे पुरखों को देखो, वो कभी कुछ नहीं करते थे. मैं सब बच्चों को ये समझाती हूँ कि हमारी जनरेशन से पहले आप देखो, वो कुछ नहीं करते थे. कई लोग तो देसी साबुन की टिकिया से भी बाल धोते थे. कुछ नहीं होता था. कुछ नहीं होता. ऐसा क्यों होता था? बिकॉज कुछ स्ट्रेस भी नहीं था. नहीं, बट कुछ करने की जरूरत नहीं. हम जितना छेड़ा-छाड़ी कर रहे हैं उतना ही हम प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं. हाँ, पर हमें बालों देसी साबुन से अब बाल नहीं धोने. वो तो सिर्फ एक कमेंट था. आप अपने शैम्पूज यूज़ करो जो आपको सूट करते हैं. आप मुझको पूछो कौन सा शैम्पू बेस्ट है, वो भी नहीं बोलूँगी, बिकॉज आपको जो पसंद आएगा वो मेरे को पसंद नहीं आएगा. हर बंदे को अपना एक कंफर्ट जोन होता है, बिकॉज सर्टन प्रोडक्ट सूट सर्टन पीपल. जो आपने ढूंढ लिया उसको रखो. वो सिर्फ आपके बालों को साफ कर रहा है, वो आपको नरिश नहीं कर रहा, वो आपके बाल नहीं उगा रहा. वो जो लिखा होता है प्रोटीन शैम्पू, एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयर फॉल शैम्पू. हाँ, एंटी हेयर फॉल, एंटी डैंड्रफ में ये जरूर होता है, उसमें सॉल्ट्स होते हैं, कीटोकोनोजोल और सब, वो आपके डैंड्रफ के फंगस को कंट्रोल में करते हैं. That is to be prescribed by the doctor. The doctor will decide. But आपने रूटीन, आप पॉपुलेशन को पूछ रहे हो तो आप अपने नॉर्मल शैम्पूज यूज करो. There is no problem. कोई ऐसी चीज शैम्पू में देखने की जो नहीं होना चाहिए, जो आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है? उसमें आजकल हम लोग बहुत SLS कहते हैं कि SLS फ्री होना चाहिए. वो एक सॉल्ट होता है जो थोड़ा सा बालों को इरिटेट करता है. बहुत आया था कि कैंसरस होता है और वो प्रूवन तो नहीं है, बट उसको SLS से दूर रहोगे तो वो केमिकल फ्री होता है. स्पेशली कलर्ड हेयर के लिए वो अच्छा होता है क्योंकि उससे कलर उतरता नहीं है. सो वो एक SLS फ्री हो, दैट इज़ फाइन, बट बाकी देयर इज़ नो प्रॉब्लम.